कक्षा 11 भूगोल खंड ख। खंड ख में यानी आपकी जो दूसरी पुस्तक है, पहली पुस्तक थी भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और आपकी ये जो दूसरी पुस्तक है वो भारत का भूगोल है, जिसमें सारे चैप्टर भारत पर आधारित होंगे। और जो आपका पहला चैप्टर है अध्याय 1 वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो जिसके अंतर्गत भारत का भौतिक अध्ययन करेंगे, इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे और इसका क्षेत्रफल, आकृति, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में अध्ययन की जाएंगी। आइए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जिसे आपको जानना आवश्यक है। तो अध्याय 1 में आपको भारत की स्थिति, इंडिया की लोकेशन आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर इसकी एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं तो ये होता है 32,83,663। ये याद करने का तरीका हम बता दिए हैं, ये पॉइंट लगा करके संक्षिप्त किया गया, लेकिन वास्तविक इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भारत की स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरी। इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 2,933 यानी 2,933 किलोमीटर है। इस तरह इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग 30 का अंतर है। 30, ये जो 3214 यानी 3,214 और 2,933 किलोमीटर है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई है। लंबाई जो है यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ 32 यानी 3,214 किलोमीटर, और चौड़ाई पश्चिम से पूरब तक जो है वो 2,933 किलोमीटर है। इस तरह अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में आप देखेंगे इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, अंतर है। जैसे 37 डिग्री 6 मिनट और इधर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी 30 डिग्री के मध्य भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। यानी जो हमारी भारत की समुद्री सीमा है वो 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर तक है।
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु था, जो कि 2004 ईस्वी में आई सुनामी के कारण विलुप्त हो गया। तो ये देखिएगा, जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट था जिस पर भारत का अधिकार था, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। परंतु 2000 में जो सुनामी आई थी भयंकर, उसमें वह बिंदु यानी वो जो पॉइंट दिख रहा था, चट्टानों का पॉइंट, वो नष्ट हो गया। अब वो दिखाई नहीं देता है। अब वो नहीं दिखाई देता और जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से माना जाता है। हालांकि यही पहले से भी माना जाता था, लेकिन जो सबसे दक्षिण में बिंदु था, जो भारत का पॉइंट था, वो इंदिरा पॉइंट ही था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया। इसका अर्थ है कि भारत में मानक समय का निर्धारण इसी यामोत्तर पर होता है। तो ये देखिए 82.5 डिग्री जो देशांतर है, यामोत्तर का मतलब जो दक्षिण से उत्तर खींची जाती है या उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, इसी को यामोत्तर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो 82.5 डिग्री यामोत्तर यानी जो देशांतर है, जो भारत के इलाहाबाद शहर से होते नैनी होते हुए जाती है, इसी को भारत का जो मानक समय मान लिया गया है कि भारत का जो मानक समय नापा जाता है वो इसी डिग्री पर नापा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है, जबकि जनसंख्या को 16% समेटे हुए है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो बांग्लादेश है उसी से सबसे ज़्यादा स्थल सीमा भारत का लगा हुआ है। वर्तमान भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय जो भारत में हैं, राज्यों की संख्या 29 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हो गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और सिक्किम सबसे छोटा है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है और पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जो कि हिंद महासागर का ही विस्तार है, इसे घेरे हुए है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है, बॉर्डर है, वो 7 देशों को छूती है। वो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो अब आपने एक नज़र डाल लिया अपने देश की स्थिति और विस्तार पर। अब आप देख लीजिए इस पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है
इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाता है। यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। दूसरा है पश्चिम एशिया एवं पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा अन्य किसी भी देश की तटरेखा से अधिक है। कहने का मतलब कि जो हिंद महासागर का नामकरण हुआ है उनमें ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला है कि ये हिंदुस्तान के नाम से इसका हिंद महासागर नाम पड़ा। दूसरा है कि यह जो दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हिंद महासागर है का तट है, भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, यानी भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा तट रेखा जो हिंद महासागर में है वो भारत की ही है, इसलिए जो है इसे भारत के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की ये स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय महाद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व अमेरिका आदि देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत की लंबी तटरेखा के क्या अर्थ हैं? भारत की लंबी तटरेखा के बहुत लाभ हैं, यानी भारत के लंबी तटरेखा से क्या लाभ हैं यहाँ? तो उसका उत्तर होगा भारत की लंबी तटरेखा के बहुत से लाभ हैं। तो आप जानते हैं कि अगर तटरेखा जिस देश की है वहाँ जो नौ संचालन है, तो ये जल परिवहन है, सामरिक दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण हैं, इसलिए तटरेखा के बहुत से लाभ होते हैं। उन लाभों में जैसे नंबर 1, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं तथा रोजगार सृजन में सहायक होती हैं। दूसरा है व्यापार के लिए उपयोगी जल मार्ग उपलब्ध कराती हैं। तीसरा, अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जल मार्ग भारत से होकर के गुजरते हैं। तो ये तटरेखा का लाभ जो है भारत को मिलता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों की नियत तय करती है, कैसे? तो उत्तर लिखिए, तापमान और वर्षा जलवायु के 2 मुख्य कारक हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की मिट्टियों, जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है। कृषि पर आधारित उद्योग और उनसे जुड़े लोगों का भाग्य इन 2 जलवायु तत्वों से जुड़ा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उपयुक्त है कि उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी हवाएं करोड़ों भारतवासियों की नियत तय करती हैं। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताइए।
किसी, अब उत्तर इसका है, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एक रूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश तथा मध्य में भारत सम्मिलित है। तो कहने का मतलब उपमहाद्वीप ऐसा स्थल या भूभाग है जो अपने आसपास के भूभागों से किसी भी पैमाने पर अलग दिखता है और अपने में कोई न कोई एक समानता दिखाई देती है, तो वो उपमहाद्वीप कहलाता है। तो भारत तथा उसके आसपास लगे क्षेत्रों को मिला करके एक रूपता देखने को मिलती है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के तो ये जो छठा प्रश्न है ये है कि भारत का जो सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी भाग गुजरात है, उसका जो स्थानीय समय है वो उसमें 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर का देशांतरी अंतर है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्य को तय करने में 30 गुणे 4 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। अब आप समझ गए होंगे, एक देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं, तो 30 देशांतर पार करना होगा तो 120 मिनट लगेंगे, तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाने में सूर्य को 30 डिग्री चलना पड़ता है, जिसे पार करने में सूर्य को 2 घंटे लगते हैं। नंबर 7, हैदराबाद में दोपहर का सूर्य की शिरोबिंदु से उत्तर की ओर तथा कभी दक्षिण की ओर है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं क्यों? प्रश्न को समझिए। हैदराबाद में दोपहर का सूर्य की सिरा बिंदु यानी एकदम जब सीधे सिरा बिंदु से उत्तर की ओर तथा कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए ये होगा, सूर्य का आभासी संचरण कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। आप जानते हैं सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच ही संचरण करता है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य वर्ष में 2 बार शिरोबिंदु पर उत्तरायण व दक्षिणायन परिगमन करते हुए रहता है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है होने के कारण यहाँ सूर्य शिरोबिंदु के दक्षिण में ही रहता है। इसको नहीं समझ पाए होंगे तो हाँ इस तरह समझ लीजिए कि देखिए
सूर्य की किरणें जो है कर्क और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती हैं, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वो लंबवत होती हैं समय के अनुसार। जैसे 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर और 23 सितंबर को भी भूमध्य रेखा पर वो लंबवत पड़ते हैं। तो क्योंकि उसी के बीच संचलित होता है। लेकिन जिन दो क्षेत्रों का नाम दिया गया, एक हैदराबाद, तो वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और जो दिल्ली है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद में जो लंबवत सूर्य की किरणें लंबवत हैं वो उत्तर की तरफ दिखाई देती हैं हमेशा वर्ष भर। जबकि दिल्ली क्या है, वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो जो सूर्य का शिरोबिंदु है वो हमेशा दक्षिण में रहता है। वो उत्तर है तो दक्षिण में रहता है, और वो दक्षिण है तो उसके उत्तर में रहता है। श्रीलंका एवं भारत भौतिक रूप से कैसे अलग हैं? श्रीलंका तथा भारत भौतिक लक्षण पाक जल संधि यानी मन्नार की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला जो 9वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा क्षेत्र है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले देश क्रमशः रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील हैं। तो ये जितने नाम हैं ये भारत से बड़े हैं। और जो है इसके बाद भारत का नंबर है, और बाकी सारे देश जो हैं जो लगभग 200 के आसपास हैं सब भारत से छोटे हैं। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर में भारत की स्थिति में आपने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ा, भारत की लंबाई चौड़ाई आपने पढ़ा, भारत का समुद्र में कितनी दूरी तक अधिकार है वो पढ़ा, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है आपने वो पढ़ा, यामोत्तर क्या है और 82.5 डिग्री यामोत्तर को क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है विश्व में, वर्तमान में भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने अपना पहला चैप्टर समाप्त किया। अब आपका जो दूसरा चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक इन प्रश्नों का अध्ययन करके नोट्स तैयार कर लें, या इसको सेव करके बार बार इसको देखते रहें, जिससे आपके दिमाग में सारे प्रश्न आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। ये आपके दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय है जो आज यहाँ समाप्त होता है।